जिंदगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पीसी टॉप क्लासेस एक बार फिर आपका स्वागत करता है। चलिए बच्चों, आओ देखते हैं अभी जितने प्रश्न देखे हैं पहले वीडियो में, उसके बाद अब हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। ये कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से 1, 2, 3 प्रश्न तो फिक्स है आना, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? अब आपसे पूछा जा रहा है रबी की फसल। दिया है चावल, चना, कपास, मोटे अनाज। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चावल, चना, कपास, मोटे अनाज, इन चारों में से कौन किस प्रकार की फसल है। फसल 3 प्रकार की होती है। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। रबी की फसल जैसे कि चना, गेहूं, जौ, ये सब, मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। तो ये रबी की फसल में आता है आपका चना, तो ऑप्शन आपका सही है बी, चना। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो आपका चावल, कपास, मोटे अनाज, ये जितने भी फसलें हैं ये सब खरीफ की फसल हैं। तीसरा है जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है वो इन रबी और खरीफ, इन दोनों के बीच की फसलें होती हैं। रबी और खरीफ की बीच की फसलें कौन सी हैं? जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये जितने भी कुछ सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब आपके जायद की फसलों में आती हैं। उसके बाद अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? अब सबसे पहले आपको हम बहुसंख्यक का मतलब बता दें। देखो, एक तो होता है आपका अल्पसंख्यक, दूसरा होता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे श्रीलंका में किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है? ये जातियाँ हैं वहाँ की, तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम। तो इसमें अगर पूछा जा रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग किसका है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या किसकी है श्रीलंका में, तो आपका ऑप्शन सी, सिंघली। अब एक प्रश्न ये आता है कि अल्पसंख्यक फिर कौन सी है, मतलब किसकी संख्या सबसे कम है? तो संख्या जो सबसे कम आती है वो है तमिल। तमिल की संख्या श्रीलंका में सबसे कम है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है सिंघली। बहुसंख्यक वर्ग पूछ रहा है, अगर अल्पसंख्यक पूछे तो आपको लगाना है तमिल में, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक वर्ग पूछ रहा है इसलिए आप लगाएंगे सिंघली में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वें नंबर पर, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन नहीं है पूछ रहा है। अब संघात्मक शासन क्या है? देखो, शासन 2 प्रकार की है, एक तो संघात्मक शासन, दूसरा एकात्मक शासन। संघात्मक शासन वे शासन होते हैं जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार सभी तीनों मिलकर शासन चलाते हैं। ऐसे शासन को संघात्मक शासन कहते हैं, और जिसमें केवल एक ही सरकार पूरे देश को चला रही होती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं, ऐसे शासन को। तो यहाँ पे हमारे भारत में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार सब मिलकर चलाती हैं। तो यहाँ पर ये संघात्मक शासन है। पूछ रहा है संघात्मक शासन कौन सा नहीं है, तो हमें ये बताना है संघात्मक शासन कौन नहीं है, किस देश में। तो भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, केवल श्रीलंका में नहीं है। यहाँ पे संघात्मक शासन नहीं है, यहाँ पे एकात्मक शासन है। कैसा है? एकात्मक शासन है। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 9वां नंबर पे। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पहला ए है पारदर्शी शासन,
ए है पारदर्शी शासन, बी है वैध शासन, सी है उत्तरदायी शासन, डी है सभी। अब लोकतंत्र शासन का मतलब है लोगों का शासन, जहाँ पे जिस देश में लोगों के द्वारा निर्मित शासन हो, अर्थात लोगों के द्वारा नेताओं को चुना जाए, संसद, विधायक, फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब लोगों के द्वारा चुना जाए, ऐसा ये लोकतंत्र शासन इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित कौन सा है, अर्थात लोकतंत्र का कार्य क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या निश्चित होता है। तो पहला है पारदर्शी शासन, दूसरा वैध शासन, तीसरा सी उत्तरदायी शासन, डी सभी। पारदर्शी मतलब है लोकतंत्र में क्या ये पारदर्शी शासन होता है, सभी के सामने सभी नियम और कानून उपलब्ध होते हैं, सामने प्रदर्शित होते हैं। वैध शासन, क्या जितने भी शासन होते हैं सब वैध होते हैं। उत्तरदायी शासन, क्या सभी कार्य जितने भी होते हैं सबके उत्तरदायी शासन ग्रहण करता है, अर्थात सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है कि नहीं समझती है, कि सभी। तो मैं कहूँगा कि ये तीनों उस लोकतंत्र में होना चाहिए। तो लोकतंत्र में अगर तीनों हैं तो आपका सही है ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अर्थात पारदर्शी शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है, वैध शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है, उत्तरदायी शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, अर्थात एक वस्तु का अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया से अगर उत्पादन हो रहा है तो वो किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, प्रारंभिक क्षेत्रक, सभी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को हम सबसे पहले क्षेत्रक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जितने भी उत्पादित वस्तुएं हैं सभी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। तो पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको प्रारंभिक क्षेत्रक भी कहते हैं, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। तो प्रारंभिक क्षेत्रक क्या होता है वो समझो। प्रारंभिक क्षेत्रक जितना भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, अर्थात जिसका उत्पादन प्रकृति से होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे कि आपकी कृषि हो गई, जैसे आपका पशुपालन हो गया, जैसे वन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियां हैं, ये सभी चीज़ें आपके प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहा जाता है, और पशुपालन तो आता ही है प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत। सारी कृषि, जितनी कृषि होती है वो सब प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया हमारा ऑप्शन सी सही है, प्रारंभिक क्षेत्रक। अब थोड़ा समझ लेते हैं आखिर द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्रक जो प्रारंभिक क्षेत्रक की चीज़ों से विनिर्माण होता है, मतलब उसका निर्माण होता है। जैसे मान लो कृषि, अब कृषि में गन्ना होता है, अगर गन्ना होता है तो गन्ना से यदि आप चीनी उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब चीनी का निर्माण हो रहा है। कपास है, कपास आपका प्रारंभिक क्षेत्रक है। अगर कपास से आप सूती कपड़े बना रहे हैं, सूत बना रहे हैं, तो वो आपका सब द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा। अर्थात प्रारंभिक क्षेत्रक की वस्तुओं से जो निर्मित हो वह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। अब तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम सेवक क्षेत्र भी होता है। सेवक क्षेत्रक जिसमें सेवा देते हैं, जैसे कि एक अध्यापक अगर शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है सेवा देना। उसके बाद जैसे अस्पताल हो गया, डॉक्टर हो गया, व्यापार आपका हो गया, बैंकिंग हो गई, उसके बाद बीमा हो गया, संचार हो गया, ये सारे कुछ सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों क्षेत्र क्या है, और इन क्षेत्रकों से एक प्रश्न तो निश्चित है कि आता है। अब आपको अगले वीडियो में इसके बारे में
और विस्तार से बताएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे।